दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट के लाइफ में, उसके जीवन में कितने सारी समस्याएं होती हैं कि वो 10 के बाद क्या करे, 12 के बाद क्या करे, और अगर उसके बाद डिग्री आ भी गया है तो वो अपनी डिग्री का इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है। दोस्तों 10 के बाद हमारे माइंड में एक आता है सवाल कि 10 के बाद हम क्या करें, आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें कि साइंस लें या मैथ्स लें। अब इसके बाद 12 के बाद एक बच्चे के दिमाग में आता है कि वो BCom करे कि BA करे या BSc करे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे। दोस्तों हर एक छात्र के, हर एक स्टूडेंट के लाइफ में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है और चैलेंजेस होती है। लेकिन मेरे हिसाब से आपके लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे, अगर चुनौतियां नहीं आएंगी तो आपका लाइफ व्यर्थ है। अगर आपके लाइफ में संघर्ष है, चैलेंजेस हैं, तो आप उसको टारगेट के रूप में जीतने का प्रयास करें। जिसके मैं देखता हूँ कि आजकल के जो स्टूडेंट छात्र हैं वो देखते हैं कि कुछ रिजल्ट अगर उनका नंबर कम आ जाता है, परसेंट कम आ जाता है, तो निराश हो जाते हैं, फिर अपने आप को डिप्रेशन में ला देते हैं और साथ में आ जाते हैं। दोस्तों केवल 1% या डिग्री पूरा जीवन नहीं होता। एक ह्यूमन लाइफ में, एक स्टूडेंट के लाइफ में डिग्री से बढ़कर, परसेंट से बढ़कर उसका खुद का एक पर्सनालिटी वाला जीवन होता है। दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट को लें, सपोज़ कीजिए आप 10 के बाद आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, 12 के बाद आप BCom करें या जो भी BA करें, BSc करें, जो भी, वो आपका पर्सनल चीज़ है, वो आपका रुचि का चीज़ है। आपको लाइफ में जो बेहतर लगता है आप करिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप वही चीज़ करें जो आपका दिल कहता है और दिमाग कहता है। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में एक अवधारणा बनी हुई है कि जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको माता पिता से नहीं, पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से ताना मिलता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो, अरे ये सब्जेक्ट मत लो, क्या पता नौकरी मत मिले। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। ये सब चीज़ आपको नहीं सोचना चाहिए। आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपकी रुचि किस चीज़ में है, अब ये देखिए। इसकी मान लीजिए आपको IAS बनना है, तो हो सकता है कि आप आर्ट्स लें, आप 12 के बाद आर्ट्स लें। हालांकि IAS बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब IAS बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि मतलब कि आपको आर्ट्स ही करना हो। आज जितने भी IAS बन रहे हैं वो किसी भी स्ट्रीम से बन सकते हैं। आप UPSC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें लिखा है कि साफ लिखा है कि आप किसी भी विषय से स्नातक कीजिए और UPSC का एग्ज़ाम दीजिए। दोस्तों यहाँ पर बात एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात एक स्टूडेंट के लाइफ में आने वाले स्ट्रगल की हो रही है, चुनौतियाँ की हो रही है कि एक स्टूडेंट अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आती है उसको कैसे पार कर सकता है। दोस्तों मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारा भारतीय समाज है ना, ये सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है कि उनको लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी होती है। वैसे भी हमारे देश में मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के बजाय हमारे जो छात्र हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करनी ही चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक बैकअप भी रखना चाहिए। आप एक ही गवर्नमेंट जॉब के भरोसे अपना जीवन, अपना लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। मान लीजिए आपने स्टेट PCS का एग्ज़ाम दिया, आपने UPSC का एग्ज़ाम दिया, तो ये नहीं करना है कि आपको एक एग्ज़ाम के ऊपर ही पूरा अपने आप को डेडिकेट कर देना है। डेडिकेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, लेकिन आपके पास एक बैकअप भी रहना चाहिए कि भाई मेरा अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है या मान लीजिए लक नहीं रहा इस बार और घर की कंडीशन अगर ठीक नहीं है और अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो मेरे पास बैकअप क्या है। दोस्तों हर एक स्टूडेंट के लाइफ में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को बैकअप भी देखना चाहिए, क्योंकि कब समस्या आ जाए, कब उसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, रोज़गार की ज़रूरत पड़ जाए, ये कोई कह नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से अगर आप 10 के छात्र होंगे, अगर आप 12 के स्टूडेंट होंगे, अगर आप
12 के बाद यानी कि BA BCom BSc जो भी आप डिग्री कर रहे होंगे अपना 12 के बाद उसके स्टूडेंट होंगे, तो आप मेरी बात को गौर से सुनिए। आप सोसाइटी के इसमें बात में मत आइए कि सोसाइटी आपको क्या कह रहा है, समाज आपको क्या कहता है। आपको जो बेहतर लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, अपने दिल की सुनिए। क्योंकि दोस्तों ये समाज केवल ज्ञान देने की बात करता है, लेकिन बेहतर व्यक्ति वही बनता है जो खुद की सुनता है, अपने दिल की सुनता है। जैसे कि सपोज एग्जांपल के रूप में बताना चाहूँगा, हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव से आकर शहर में पढ़ाई करते हैं। उनके माता पिता बेचारे उनको पैसा भेजते हैं, लेकिन ये मैं सब चीज़ को सब व्यक्ति को नहीं कहूँगा। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि गांव से आकर शहर में पढ़ाई करते हैं और जो उनके माता पिता पैसा भेजते हैं वो उनको कहीं भी लगा देते हैं व्यर्थ के चीज़ों में। तो मेरे हिसाब से अभी ये सब चीज़ होने से बचिए। अगर आप शहर पढ़ाई करने आए हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। मैं इतना ही कहूँगा। बाकी मेरा कहना दोस्तों आज के वीडियो में बस यही था कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक छात्र हैं, तो आपके लाइफ में अगर आप ये सोचेंगे कि चुनौतियाँ नहीं आएंगी तो आप गलत फहमी में हैं। दोस्तों आपके लाइफ में चुनौतियाँ आएंगी तो वही आपको सोने की तरह चमकाएगी। वो बोलते नहीं है, एक लोहार लोहे को जितना पीटता है लोहा उतने ही मजबूत होता है। ठीक उसी प्रकार आपके लाइफ में जितनी कठिनाइयाँ आएंगी, आप जितना उस कठिनाई का सामना करेंगे, डट कर करेंगे, मेहनत करेंगे, भागेंगे नहीं मैदान छोड़कर, तभी आप सफल होंगे। मैं गारंटी के साथ आपको ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप IIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप UPSC का एग्ज़ाम, CGPSC छत्तीसगढ़ का, मान लीजिए MPPSC महाराष्ट्र का, मतलब जिस भी आप स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का, PCS का, चाहे आप पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रुप A B D का जो भी रेलवे का जो निकलता है भर्ती उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, RRB का, SSC का एग्ज़ाम देते हैं, आप हम व्यापम का देते हैं, आप देश में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको एक प्लानिंग के तहत उस चीज़ को करना है। पहला तो ये कि आपको सिलेबस देखना है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। जैसे कि UPSC का मान लेते हैं, हम UPSC की बात करते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा सा मान लीजिए आप तैयारी करना है UPSC की, सिविल सर्विस की, तो पहले आप UPSC का सिलेबस देखिए कि UPSC डिमांड क्या कर रही है, UPSC को रिक्वायरमेंट क्या चीज़ की है, UPSC आपसे पूछ क्या रही है। UPSC का पूरा सिलेबस देखिए। फिर अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ बेसिक नहीं है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के नहीं हैं, अगर आपका आर्ट्स थोड़ा सा वीक है, आपको समझ नहीं आता है, सपोज़ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है, अगर आपको चीज़ समझ नहीं आता है तो आप NCERT पढ़िए, क्लास 6 से 12 की NCERT पढ़िए। 6 से लेके 8 या 9 तक की जो NCERT है वो सेम कंटेंट रहता है। 10th और 12th का जो NCERT है वो जो 6 में रहता है वही आपका 10 12 में रहता है। अंतर ये है कि 6 से लेकर 7 तक का जो NCERT उसमें डीप में नहीं रहता है, और 10th और 12th का जो NCERT होता है वो डीप में होता है, टॉपिक वही रहता है आपका। 7th और 8th क्लास में आपका टॉपिक वही रहेगा, और 10 और 12 वाले क्लास में भी आपका टॉपिक वही रहेगा। लेकिन अंतर ये कि 7 और 8 क्लास का जो NCERT है उसमें टॉपिक छोटा रहता है, और जो 11th और 12th का जो NCERT है उसमें टॉपिक बड़ा होता है। तो दोस्तों मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ कमज़ोर है, और आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अदर जो भी ह्यूमैनिटीज़ से संबंधित जो भी विषय हैं, अगर आपका क्लियर नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आता है, तो आप NCERT कीजिए। NCERT में भी आपका हिस्ट्री में भी आपका RS शर्मा हो गया, अपना विपिन चंद्रा हो गया, सतीश चंद्रा हो गया, जो बुक आती है NCERT की उसको आप पढ़िए। पॉलिटिकल साइंस में आपका बेसिक के रूप में आप क्लास 10 की, 12 की देखिए। अगर वो समझ नहीं आ रहा तो आप 6 to 8 की देखिए। तो मोटा मोटा आप NCERT को पढ़िए। NCERT को पढ़ने के बाद नोट्स नहीं बनाना है आपको, नोट्स तुरंत नहीं बनाना है आपको। पहले NCERT को 2-3 बार पढ़ लीजिए,
हाईलाइट कर लीजिए। फिर आपका जो मेन की पॉइंट है उसको आप नोट्स करते जाइए। दोस्तों नोट्स आपको बनाना है, लेकिन आपको बुक नहीं छापना है। आजकल क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, छात्र ऐसे हैं जो नोट्स के नाम पे पूरी की पूरी बुक ही पब्लिश कर लेते हैं, मानो कि जैसे वो बुक छाप रहे हों। तो दोस्तों ये नहीं करना है आपको, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसके पास टाइम कम होता है। और दोस्तों यूपीएससी जैसे वास्ट सिलेबस, यूपीएससी हमारे देश का सबसे कठिन एग्जाम है और उसका सिलेबस आप देखेंगे तो अपने आप में ही वास्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको यूपीएससी तैयारी अच्छे से करनी है तो एनसीईआरटी का आप जो बेसिक है उसको आप पढ़िए। बेसिक करने के बाद 2-3 बार आप उसको रीडिंग करने के बाद उसका नोट्स बनाइए। जो मेन की पॉइंट होता है उसको आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए, रिविज़न कीजिए। हर संडे आप टेस्ट लगाइए, टास्क बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, रिविज़न कीजिए। एनसीईआरटी करने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक में आइए। जो भी मार्केट में यूपीएससी के स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए स्टैंडर्ड बुक के रूप में देखा जाए तो लक्ष्मीकांत है। हिस्ट्री के लिए देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड बुक आता है उसका आर.एस. शर्मा, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, जो कि बेसिक ही रहता है एनसीईआरटी में, वो आप कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आपका जो रमेश सिंह सर की बुक है, वो मुनाल पटेल सर की जो बुक है, वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की बुक है। मतलब दोस्तों यहाँ मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बता रहा मोटा मोटा कि जो भी स्टैंडर्ड बुक आता है आपका मार्केट में कोचिंग क्लास का, उसको आप लीजिए। तो ये रहा कि पहले आप एनसीईआरटी कीजिए बेसिक के रूप में, फिर नोट्स बनाइए, नोट्स को आप रिविजन करते रहिए। फिर आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्केट में बुक जो आता है स्टैंडर्ड बुक, उसको आप उठाइए, पढ़िए। मंथली मैगजीन के रूप में आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी मार्केट में आपको अच्छा लग रहा है, टॉपर जो आपको सजेस्ट करते हैं, जो भी टॉपर आपको सजेस्ट करते हैं, उस कोचिंग क्लास के जो मंथली मैगजीन होती है वो आप पढ़िए। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टॉपर के भरोसे मत रहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टॉपर जो बताते हैं वो सही होता है, लेकिन दोस्तों टॉपर की देखिए क्या होता है, वो टॉपर भी टॉपर होने से पहले एक छात्र रहा होगा। तो आप एक छात्र की तरह पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि आजकल के लोग ऐसे हैं कि भाई इस टॉपर ने इस बुक को लिख दिया तो मतलब इसी को पढ़ना, ऐसा नहीं होता है भाई। उनकी जो मेंटलिटी थी पढ़ने की वो अलग रही होगी, उनकी डिमांड सप्लाई जो है स्टडी की वो अलग रही होगी, और आपकी अलग होगी। क्या पता, कोई देखना थोड़ी ना आ रहा कि आपकी डिमांड सप्लाई क्या है। तो टॉपर का सजेशन आप लीजिए, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पढ़ाई आप कंटेंट के हिसाब से कीजिए, कुछ भी इधर उधर का पढ़ाई मत कीजिए। सिलेबस को देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। सिलेबस आप इतना पढ़ लीजिए कि सिलेबस आपको दिमाग में याद हो, आपके माइंड में वो चीज़ नोट डाउन रहा हो। और स्पेशली बोलूँगा कि आप जो इंग्लिश पेपर आती है, मैं बोलना चाहूँगा कि जो द हिंदू आती है, इंडियन एक्सप्रेस आती है, इसको आप पढ़िए। क्योंकि दोस्तों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है यूपीएससी के स्टूडेंट को, विशेषकर करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है उसके लिए। और कुछ उसमें जो की पॉइंट होते हैं एथिक्स के पेपर में लिखने के लिए, कुछ उसमें डाटा होता है, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, एक डायरी में लिख लीजिए क्या जो भी यूपीएससी के सिलेबस के रिलेटेड उसके हिसाब से जो भी डाटा होता है आप उसको लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। दोस्तों इसी की तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशन प्लेस विद करण। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।